ओके। वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री अर्थात मैथ्स 2 और उसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक भूमिति। बच्चों, निर्देशांक भूमिति का एक लेक्चर पिछले हफ्ते में भी हुआ था, जिसमें आप सभी लोगों ने एक फार्मूला सीखा और वो फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। और उस दूरी सूत्र का उपयोग करके आपने एक्सरसाइज अर्थात प्रश्न संग्रह 5.1 के सारे सवालों को आपने हल किया। ठीक है बच्चों, तो उसी सूत्रों को आगे ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 की तरफ। तो 5.2 के सारे सवालों को बच्चों हमें हल करना है, लेकिन प्रश्न संग्रह 5.2 के सवालों को हल करने से पहले कुछ बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं। उन फार्मूले को आपको सीखना जरूरी होगा। अगर आप उन फार्मूले को सीख जाते हैं तो आप प्रश्न संग्रह 5.2 के सारे सवालों को आप इजीली हल कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम उन फार्मूलों को सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है विभाजन सूत्र, ओके, जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र का क्या मतलब होता है, क्या है ये सूत्र, वो देखते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग एक्सरसाइज 5.1 में आपने बहुत कुछ सीखा है इस भूमितीय निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका नाम है AB। और आप जानते हो ये जो रेखाखंड AB है ये प्रतल XY में स्थित है। और जो भी रेखाखंड, अब जानते हैं आपकी कम से कम दो बिंदुओं को जब हम जोड़ देते हैं तो एक रेखाखंड बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे बिंदु A है, बिंदु B है। ठीक है, तो जब कोई भी रेखाखंड प्रतल XY में स्थित होता है तो उसके दो निर्देशांक होते हैं, X और Y। ओके, तो यहाँ पे दो बिंदु हैं, तो दोनों के निर्देशांकों को X और Y नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी XY हो जाएगा, ये भी XY हो जाएगा, तो सेम हो जाएंगे। इसलिए मैंने A के निर्देशांक को X1 Y1 लिखा है और B के निर्देशांक को X2 Y2 लिखा है। अभी जो रेखाखंड AB है बच्चों, इसको बिंदु P जो है दो भागों में विभाजित कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो अनुपात है यम अनुपात n, मतलब यम भाग और n भाग में इसे बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब भी ऐसे कोई रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा विभाजित होगा, ओके, तब वहां पे विभाजन सूत्र का फार्मूला लगेगा यम अनुपात n में। विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो सेक्शन फार्मूला क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप देखिए। अब जैसे ये x है, हमें x1 y1 का वैल्यू दिया रहेगा, x2 y2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो xy का वैल्यू निकालने को बोलेगा, x और y का, मतलब p के निर्देशांक निकालने होंगे, हर बिंदु के दो निर्देशांक x और y, और यम और n का भी मान दिया होगा। ओके, इसमें कई टाइप्स के सवाल आएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र क्या बनता है, जैसे हमें x का वैल्यू निकालना है। अब अगर हमें x1 y1 और x2 y2 और m और n इन सभी के मान दिए हैं तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x का फार्मूला बनता है आपका x का mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। देखिए ध्यान से बच्चों, x का क्या फार्मूला बनेगा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आपको y का भी मान चाहिए, y का मान चाहिए रहेगा, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो इस तरह से बच्चों एक्स वाई का ये जो निर्देशांक आपका बन जाएगा, ठीक है, एक्स वाई का इधर पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का निकालना है तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा उसी तरह से वाई का
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है बच्चों। फिर से देख लीजिए, रेखाखंड ए बी जो एक्स वाई और तल में स्थित है, और ये बिंदु P द्वारा दो भागों में बट रहा है यम अनुपात एन में। ए का निर्देशांक x1 y1 है, C का निर्देशांक xy लिया गया है, और B का निर्देशांक x2 y2। तो अगर हमें x का वैल्यू चाहिए, ओके, या x1 y1 या x2 y2 या यम एन किसी का भी मान चाहिए, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। उसी प्रकार y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये है बच्चों विभाजन का सूत्र, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, खाली आपको इस सूत्र का एप्लीकेशन करने के लिए आता है। इसका यूज करके आपको सवालों को हल करना है। तो ये था आपका विभाजन सूत्र बच्चों। अब मैं कोई सवाल लेके आपको इस विभाजन सूत्र को कैसे उपयोजन किया जाता है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। ओके, तो देखिए, अब मैं कोई सवाल है मैं पढ़ता हूं, या इसी में मैं ऐड कर देता हूं कि एक रेखाखंड है जिसका नाम है ए बी, और ए का निर्देशांक हमें दिया हुआ है बच्चों। ए का निर्देशांक सपोज ऐसे लिखा है कि 3,5 है। उसी प्रकार बी का निर्देशांक है 7,9, ठीक है बच्चों। और ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है, और ये 2:3, ओके, ऐसे है, अर्थात यम का मान 2, यम का मान 3। तो हमें x मतलब बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, x के मान हमें ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम लोग बच्चों यही सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम लोग अप्लाई करते हैं इसी सूत्र को। अब आप यहाँ पे अगर सॉल्व करते समय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, जैसे x1, तो आप देखिए x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है। x1 की जगह पे दिया है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, और y1 की जगह पे दिया है 5। देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 5 है। उसी प्रकार बच्चों x2 का वैल्यू दिया है हमें 7, और y2 का वैल्यू दिया है 9, ठीक है बच्चों। और हमें क्या दिया है, m का मान दिया है 2, और n का मान दिया है 3, ठीक है। और हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसे x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान। तो x का मान ज्ञात करने का क्या सूत्र अभी मैंने बताया बच्चों, देखिए, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है बच्चों। तो चलो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंपल सा सूत्र है। इसमें इन सूत्रों से संबंधित जो भी मान हमें दिए गए हम रख देते हैं। m का वैल्यू 2 दिया है, 2 लिख दिया। m और x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब डॉट होता है, गुणा होता है, तो हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दिया हमने। x2 का वैल्यू दिया है 7, बीच में प्लस, फिर n है बच्चों, n का वैल्यू 3, फिर दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होगा, तो 3 गुणे x1 का वैल्यू दिया है 3, बटे नीचे है m प्लस n, तो m का मान दिया है आपके सामने 2, और n का मान दिया है 3। इतना समझा होगा बच्चों आप लोगों ने। अब आगे देखिए, 2 सतह आप जानते हैं, या 7 गुना पढ़िए या 2 सतह, 2 सतह 14 होता है, प्लस 3 त्रिका 9, और 2 में हम 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5, ठीक है। अब 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 23 बटे 5। अब 23 5 के पहाड़े में नहीं आता है, अगर इसे हम काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो इस तरह से हमने x का मान क्या पाया बच्चों, 23 बटे 5। बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब उसी प्रकार हम लोग y का वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। तो y का वैल्यू भी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है बच्चों। अब m का वैल्यू हमारे सामने प्रस्तुत है 2 गुणे y2 का वैल्यू है 9, ओके। y2 का वैल्यू हमने यहाँ पे सब लिखा है, x1 y1 x2 y2 mn, सबका मान हमने इसलिए पहले से लिख रखा है यहाँ पे। तो 2 into 9, बीच में प्लस है,
फिर n का मान तो 3 है ही है पहले से, इंटू y1 का वैल्यू है 5 बटे n प्लस n मतलब 2 धन 3। बच्चों हमें दिए गए सूत्र में हमने जो भी मान इनके हमें प्राप्त थे हमने इसमें लिख दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब 2 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, बीच में धन है, धन लिख दिया बच्चों, और 3 5 15 बटे 2 में 3 जोड़े तो 5। ओके, एज यूजुअल जैसे यहाँ पे हमने पिछले लाइन में किया। अब हम 18 में 15 को प्लस करेंगे बच्चों, तो 8 में 5 जोड़ दिया तो 13 होता है, 13 के 3 एक हासिल, एक और एक जोड़ दिया 2 और हासिल एक था तो हो गया 3, तो 33 बटे 5। 5 के पहाड़े में 33 पूरी तरह से नहीं आता है, इसको भी हम काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसे भी ऐसे रहने देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिला, x, y, मतलब बिंदु P का जो निर्देशांक है x, y, ओके, इसका मान हमें क्या मिला 23 बटे 5, x की जगह पे 23 बटे 5 कॉमा और y की जगह पे 33 बटे 5। तो इस तरह से बच्चों हमने ये जो विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये हमने देखा सेक्शन फार्मूला होता क्या है, विभाजन सूत्र होता क्या है, और इस सूत्र का हमने उपयोजन करके ओके एक सवाल आपके सामने रखा और उसको सॉल्व भी किया। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया बच्चों कि यहाँ पे कई चीजें दी गई हैं बच्चों, x1 y1 xy x2 y2 n। तो इनमें से बच्चों अगर x1 y1 कभी कभी सवाल इसमें कई तरह के घुमा के आएंगे, बस आपको यही सूत्र आपको लगाना है विभाजन सूत्र में। ओके, और बहुत ही सिंपल है, x1 y1 दिया रहेगा, xy दिया रहेगा, अगर x2 y2 भी दिया है तो m और n का मान पूछा रहेगा, तो भी आप इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। और कभी कभी आपको x1 y1 xy m और n का भी मान दिया रहेगा, x2 y2 का मान पूछेगा, तो भी आपको यही सूत्र लगाना है, और इसी सूत्र में आप दिए गए मानों को बराबर से रखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये था विभाजन सूत्र, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है और उसका उपयोजन करके हमने एक सवाल को हल किया। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं बच्चों, वो भी बहुत ही सिंपल है। दूसरा सूत्र है रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहां पे भी देखिए एक रेखाखंड है बच्चों, ये भी XY प्रतल में ही स्थित है। ओके, इस रेखाखंड का नाम है AB। अब ये जो बिंदु C है बच्चों, यहाँ पे बिंदु C भी रेखाखंड AB को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब समान भागों में विभाजित कर रहा है। अर्थात जो बिंदु C है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए इसे मध्य बिंदु का सूत्र नाम दिया गया है, मध्य बिंदु का सूत्र नाम दिया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 बिंदु से जुड़कर रेखाखंड बना है और बिंदु C इस रेखाखंड AB को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, जिसके निर्देशांक को हमने XY लिखा है, और A का निर्देशांक x1 y1 बिल्कुल उसी तरह से, और B का निर्देशांक x2 y2। अगर बच्चों हमें इस मध्य बिंदु जो मध्य बिंदु C है इसके निर्देशांक मतलब x और y के मान निकालने हैं, तो मध्य बिंदु मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल है। ओके, अब जैसे x का मान आपको निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x का मान निकालना है बच्चों, बहुत ही सिंपल, x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 ओके डिवाइड बाई 2, और उसी प्रकार अगर आपको y का वैल्यू चाहिए तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से बच्चों आपका फार्मूला मतलब x और y ये जो निर्देशांक है, ओके C के निर्देशांक, इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या फार्मूला हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओके डिवाइड बाई 2। तो ये है मिड पॉइंट ओके फार्मूला, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। बहुत ही सिंपल सा बच्चों, फिर से देखिए रेखाखंड AB को बिंदु C 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। ओके, अर्थात बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो यदि हमें C का जो निर्देशांक है XY का मान चाहिए तो हम ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी बच्चों 3 बिंदु है और 3 बिंदुओं के निर्देशांक है यहाँ पे
तो इनमें से किसी दो बिंदु के निर्देशांक आपको दिए रहेंगे तो तीसरा निकालने को कहेगा। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। x1 y1 दिया रहेगा और x y का मान भी दिया रहेगा, तो x2 y2 निकालेगा बच्चों, निकालने को कहेगा। और x1 y1 का मान दिया रहेगा, x2 y2 का मान भी दिया रहेगा, तो अर्थात हमें बिंदु C के निर्देशांक x और y के मान निकालने को कहा जाएगा, तो भी हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। अब इससे संबंधित ये भी एक सवाल मैं आपको करके बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको ऐसे ये सूत्र समझ में आया होगा। अभी इसका हम लोग उपयोजन करते हैं बच्चों। ओके, उपयोजन करते हैं। मैं एक डायग्राम आपको बना के बताता हूं बच्चों। एक सवाल है जो इससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेखा खंड है जिसका नाम है ए बी, ठीक है बच्चों। और बिंदु P इस रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है, ऐसा सवाल कह रहा है। और ए का निर्देशांक है -4, 2, बी का निर्देशांक है 6, 2। तो कह रहा है कि बिंदु जो मध्य बिंदु P है इसका निर्देशांक ज्ञात करिए। तो इसके निर्देशांक को हम x y लेते हैं। हमने x और y का मान निकाला है। हम कैसे पहचानेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमें मध्य बिंदु का प्रमेय लगाना है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का प्रमेय हम कैसे? तो हमें ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, और आप सभी जल्दी पढ़ने आती होगी कि कोई भी रेखाखंड को जब कोई बिंदु दो समान भागों में विभाजित कर रहा हो तो उस बिंदु को उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का प्रमेय लगा देंगे इस तरह से। ओके, और जब कोई रेखाखंड को कोई एक बिंदु दो समान भागों में विभाजित ना कर रहा हो, ओके, अलग अलग अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो वहां पे हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बिंदु P रेखाखंड AB को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। ओके, और A का निर्देशांक -4, 2 दिया है, B का निर्देशांक 6, 2 दिया है, बिंदु P का निर्देशांक x और y का मान निकालने को कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करते हैं। तो x का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या है, x1 + x2 / 2। ठीक है, सो x1, अब देखिए इसके पहले आप फिर से वही सब मान आप चाहे तो लिख सकते थे। देखिए मैं लिख के बता ही देता हूं आपको। x1 का वैल्यू -4 है, y1 का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है, x2 का वैल्यू 6 है और y2 का वैल्यू 2 दिया है। x1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 6 है और y2 का वैल्यू 2 है। हमें x और y के मान निकालने हैं। तो x निकालने का फार्मूला x1 + x2 / 2। तो x1 का वैल्यू क्या है बच्चों, -4, यहाँ पे धन है, धन लिख दिया। x2 का वैल्यू है 6 और बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो डेफिनेटली आप जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को, जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह वाले होते हैं तो घटता है, और बड़े में से छोटा घटता है और बड़े का चिन्ह लगता है। तो बड़ा 6 है, 6 में से 4 जाएगा बच्चों तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा और बटे 2 तो है ही है। अब 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 1 कम 2, तो इस तरह से काट दिया हमने। तो आंसर कितना मिला हमें, 1। तो हमें x का मान मिल गया, जो P का निर्देशांक है x पहला, उसका मान मिल गया 1। अब उसी प्रकार हम y का भी मान निकालेंगे बच्चों। तो y का फार्मूला क्या बताया था मैंने, y1 + y2, यहाँ पे लिखा भी है, y1 + y2 बटे 2। सो y1 का वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, y1 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है और y2 का वैल्यू भी हमें यहाँ पे 2 में दिया गया है। ठीक है, बटे 2। अब 2 में 2 प्लस करेंगे तो आप देखो दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली है, जो सब समान चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं जुड़ जाती हैं, और जो चिन्ह रहता है वही लगता है। दोनों धनात्मक है, इसलिए 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, 4 बटे 2। और 2 से 4 को काटा जा सकता है, 2 दूना 4, तो इसका भी आंसर मिला हमें 2। तो इस तरह से बच्चों हमें जो P का निर्देशांक हमें निकालना था x और y का मान, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 1, 2। ओके,
तो इस तरह से बच्चों हमने मिड पॉइंट फार्मूला का उपयोग करके हमने एक सवाल को हल किया। फिर से आप देख लीजिए रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र कब लगता है बच्चों? मैंने कहा कि आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि चित्र बना के दिया नहीं रहता है। सवाल जो होते हैं वो शाब्दिक होते हैं, वर्ड में होते हैं। तो ऐसा लिखा रहेगा कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी दो भागों में विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, या तो ऐसा लिखा रहेगा, या रेखाखंड ए बी को मध्य बिंदु बिंदु सी है, तो उस बिंदु सी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ऐसा रहेगा, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और सी का निर्देशांक एक्स और वाई है। आपको ये भी बताया गया होगा कि जब प्रतल में रेखाखंड या उस पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसके निर्देशांक दो होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और एक्स हमेशा पहला मान होता है, वाई दूसरा रहता है। तो एक्स का मान निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और वाई निकालने का फार्मूला है y1 प्लस y2। ओके, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मध्य बिंदु का सूत्र बन गया x, y बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इस सूत्र का उपयोजन करके हमने एक सवाल को भी हल किया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से हमने दो सूत्रों का यहाँ पे संकल्पना किया, हमने विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का सूत्र। ओके, अब एक और सूत्र है। ओके, तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं बच्चों। तीसरा सूत्र है, देखिए ध्यान से, केंद्र बिंदु का सूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला। अब सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ओके, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिंदु ए से, मतलब शीर्ष बिंदु ए से एक रेखाखंड आ रहा है भुजा बीसी पर। ओके, भुजा बीसी पर आ रहा है, जो बीसी को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। ओके, तो इस रेखाखंड को आप बहुत पहले भी सीख चुके हो कि जब किसी शीर्ष बिंदु से भुजा दूसरी भुजा पर, उस त्रिभुज के दूसरी भुजा पर या किसी भुजा पर कोई बिंदु मध्य बिंदु उस भुजा के मध्य बिंदु से जुड़ जाता है, तो उस रेखाखंड को हम लोग उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो ए बी यहाँ पे माध्यिका है। उसी तरह से ये जो बीई है वो भी भुजा एसी को दो समान भागों में विभाजित कर रही है यहाँ पे, इसलिए बीई भी क्या हो गया, आपकी माध्यिका है। और सी एफ, यहाँ पे मैं बिंदु एफ रख देता हूं, और ये भी इसे दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। ओके, सी एफ, तो ये भी इसकी माध्यिका हो गई। तो हर त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। ओके, शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी। तो त्रिभुज में शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाली ऐसे तीन माध्यिकाओं को हम खींच सकते हैं। और जहां पे बच्चों ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मिलती हैं, जहां ये संगम हो रही है तीनों की तीनों माध्यिकाएं, तो उस संगामी बिंदु को ही हम लोग केंद्र कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसको यहाँ पे जी से दर्शाया गया है। ओके, जी से दर्शाया जाता है केंद्र को, और उसके निर्देशांक को y मैंने यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए केंद्र किसे कहते हैं, सेंट्रॉइड। ओके, हर त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं, होगी ही, कंफर्म होंगी, और वो तीनों माध्यिकाएं जहां पे ओके संगम करेंगी, जहां पे वो तीनों एक मिलेंगी, उस बिंदु को ही हम लोग संगामी बिंदु कहते हैं, अर्थात केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमें इस केंद्र बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो क्या फार्मूला लगेगा? ओके, तो आपको समझ में आया बच्चों केंद्र बिंदु क्या होता है? केंद्र, ओके, किसी भी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं, ओके, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम संगामी बिंदु कहते हैं, उसी संगामी बिंदु को हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, और वैसे जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 इस अनुपात में वे एक दूसरे को विभाजित करती है, विभाजित में एक दूसरे को यहाँ पे मिलती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए का निर्देशांक मैंने x1 y1 लिया है, बी का निर्देशांक x2 y2 लिया है, और सी का निर्देशांक x3 y3 लिया है, और जी का जो है केंद्र बिंदु, इसके निर्देशांक को हमने xy लिया है। अब हमें इस केंद्रों का जो निर्देशांक है x और y का मान चाहिए, तो उसका फार्मूला क्या है? इसका भी फार्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चों,
x इज इक्वल टू फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। यदि आपको x का मान चाहिए, ओके, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और उसी प्रकार अगर आपको y का वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों, y का वैल्यू चाहिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से x कॉमा y, ओके, तो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो बच्चों इस तरह से बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आपका केंद्रों का है। ओके, तीनों फार्मूले बहुत ही इजी है, आपको ध्यान से इसे समझना है। और अगर आप समझ जाएंगे तो प्रश्न संग्रह 5.2 के सारे सवालों को आप इजीली हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था केंद्रों बिंदु का सूत्र। ओके, तो इसका भी उपयोजन करके हम एक सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल को हल करते हैं। तो ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी में, इसी को एक सवाल बनाता हूं मैं। ओके, तो ए का निर्देशांक -7,6 ऐसे लेता हूं। ठीक है, बी का निर्देशांक लेता हूं मैं 2, -2 और सी का निर्देशांक लेता हूं 8, 5। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न रखा आपके सामने बच्चों की। एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु हैं और इनके निर्देशांक दिए हैं -7, 6। बी का निर्देशांक है 2, -2, ओके, और सी का निर्देशांक है 8, 5। और ए बी क्या है? माध्यिका है। ओके, सी एफ भी माध्यिका है, बी ई भी माध्यिका है, और ये तीनों माध्यिकाएं यहाँ पे संगम कर रही हैं। उस बिंदु को हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसे मैंने जी से दर्शाया है, और इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब साथ एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने का मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया है आपको। अब इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर से जो वैल्यू हमें दिए हैं हम लोग को लिख देते हैं। तो देखिए x1 का वैल्यू हमें कितना दिया है बच्चों? x1 का वैल्यू हमें दिया है, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो x1 का वैल्यू -7 है। x2 का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। y x3 बच रहा है, तो x3 का वैल्यू हमें कितना दिया है? 8 दिया है। x1 का वैल्यू लिखा मैंने, x2 का वैल्यू लिखा, x3। अब उसी प्रकार y1 का वैल्यू दिया है 6, ठीक है। y2 का वैल्यू दिया है -2 और y3 का वैल्यू दिया है हमें 5। ठीक है बच्चों, तो हमें जो भी दिया है हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? केंद्र, जिसे मैंने जी से दर्शाया है, उसका निर्देशांक है xy। तो हमें x का मान निकालना है सबसे पहले। तो x का निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बताया है मैंने अभी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। अब x1 की जगह पे x1 का मान, x2 की जगह पे x2 का मान और x3 की जगह पे x3 का मान हम लोग इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसके आंसर को निकालते हैं। x1 का वैल्यू दिया है बच्चों -7, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिख दिया। x2 का वैल्यू दिया है 2, फिर x2 के बाद प्लस है मैंने प्लस रखा, और x3 का वैल्यू दिया है 8 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -7 है, ये +2 है और यहाँ पे +8 है। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं इसे हम पहले जोड़ देंगे, जिसे धन 2 और धन 8। तो 2 में 8 जोड़ेंगे या 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे +10 है और यहाँ पे -7। तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो पक्का है घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो आंसर आएगा कितना बच्चों? यहाँ पे 3/3 आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, तो 3 को आप 3 से कट कर देंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आपको मिला x का वैल्यू 1। फिर से देख लीजिए, x1 का मैंने -7 रखा है, प्लस x2 की जगह पे x2 का वैल्यू +2 रखा है, प्लस x3 की जगह पे x3 का वैल्यू 8 रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कैसे भी कर सकते हो, आप -7 में 2 निकालेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो, तो -5 आएगा। -5 + 8, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक संख्या माइनस में और एक प्लस में है, तो 3 आएगा।
या ऐसे आप धनात्मक संख्या को पहले जोड़ लिए, 8 में 2 जोड़ लिया तो 10 हो गया, 10 में से 7 चला गया तो 3 आया, 3/3, 3 से 3 कट कर दिया बच्चों तो आंसर आया 1। अब उसी प्रकार हम y का वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो y, इसका फार्मूला क्या है बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो y1, y2 और y3 के प्लेस पे हम लोग इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y1 का वैल्यू है 6, ओके, प्लस y2 का वैल्यू, देखिए ये प्लस मैंने लिखा और y2 का वैल्यू माइनस में है इसलिए मैं उसको कोष्टक में लिख रहा हूं -2, फिर ये प्लस और y3 का वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है बच्चों, अब इसे हम हल करते हैं। देखिए 6 लिखा, अब ब्रैकेट हमें हटाना है, ब्रैकेट जैसे ही हटता है वैसे गुणा आ जाता है बच्चों। तो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हो आंसर माइनस में आता है, तो -2 हो गया और +5 डिवाइड बाय 3। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, जब आप 6 में से 2 निकालेंगे यहाँ पे, ओके, 6 में से 2, तो 6 में से 2 निकाला तो आपका आया 4 में आप जब 5 प्लस करेंगे, देखिए 6 में से 2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 4 और ये +5 डिवाइड बाय 3, और 4 में जब आपने 5 प्लस किया तो हो जाता है 9 डिवाइड बाय 3 से आप 9 को कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, आंसर आया 3। तो इस तरह से बच्चों जो केंद्र है, ओके, केंद्र जी जिसका निर्देशांक x, y है, तो इसका आंसर आया आपको 1, 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये सेंट्रॉइड का फार्मूला, जिसे केंद्र बिंदु का सूत्र का उपयोग करके, ओके, हमने एक सवाल को हल किया। फिर से आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। केंद्र बिंदु सूत्र हम कब लगाते हैं, जब भी किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होंगी, ओके, जो और उन माध्यिकाओं का जो संगम बिंदु होगा उसे हम लोग केंद्र बिंदु कहेंगे, और उसके निर्देशांक को जब पूछेगा तो बिंदु ए का जो निर्देशांक दिया होगा, बिंदु बी का निर्देशांक भी दिया होगा और बिंदु सी का भी निर्देशांक दिया गया होगा। ओके, इनके निर्देशांकों को मैंने बताया आपको x1, x2, x3 और y1, y2, y3 से हम लोग संबोधित करते हैं। ओके, और जो केंद्र बिंदु है उसके निर्देशांक को x, y से। तो इस तरह से केंद्र बिंदु का उपयोग करके, ओके, आप उससे संबंधित सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न संग्रह जो एक्सरसाइज 5.2 है, प्रश्न संग्रह 5.2, ओके, के सारे सवालों को यदि आप हल करना चाहते हो तो इन तीनों सूत्रों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल से सूत्र है। और इन सूत्रों को जब आप सीख लेते हो बच्चों तो इस प्रश्न संग्रह के सारे सवालों को आप इजीली हल कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इन तीनों सूत्रों को। ये विभाजन का सूत्र, ठीक है बच्चों, और ये उससे संबंधित सवाल हमने हल किया। ये रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x का वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y का वैल्यू निकालना तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और उससे संबंधित सवाल। अब उसी प्रकार केंद्र बिंदु का सूत्र जो अभी मैंने लास्ट में बताया है आपको, इस तरह से त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हैं और ये g का निर्देशांक। ठीक है, तो यदि x का मान आपको निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ओके, इस सूत्र का उपयोजन करके आप इससे संबंधित सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, जो मैंने ये जो तीनों सूत्र आपको बताए हैं, इन तीनों सूत्रों को आपने समझा है, और इन तीनों सूत्रों से संबंधित मैंने प्रश्न भी 3 हल किए हैं।
वो भी मैं आशा करता हूँ कि आप समझे हैं। यदि किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछिए। हेलो। हेलो दिनेश सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? दिनेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बच्चों को आप परमिशन दीजिए पूछने के लिए प्रश्न। अगर कोई डाउट है तो वो पूछने के लिए उन्हें परमिशन कर दीजिए आप। तीनों को आप देखते रहिए बच्चों, आप लोग प्रश्न पूछिए। दिनेश सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, ये मैंने कहा कि बच्चों को अगर कोई डाउट है तो उनको पूछने के लिए परमिट करो। ओके ओके। स्वाति। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर, यदि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष बिंदुओं के मान दिया हुआ है और पूछा है कि केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेटा ये सवाल मैंने देखिए ना, एग्जैक्टली सेम सम तो सॉल्व किया आपने। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, ये त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज एबीसी है, हाँ इसके सर। तीनों, देखिए इसके निर्देशांक दिए ना, तीनों शीर्ष बिंदु के हाँ हाँ, निर्देशांक दिया है मैंने। और केंद्र बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व किया ना ये सवाल। आप नहीं देख रहे थे क्या इसको? देखिए सर। और सर, किसी प्रश्न में यदि केंद्र बिंदु का मान दिया हुआ है तो हम उसमें केंद्रों का मतलब सूत्र लगाएंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, सेम। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे तो केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करने को कहेगा। ठीक है। हाँ अगर सर। केंद्रों का निर्देशांक दिया है बच्चों, केंद्रों का निर्देशांक दिया है, तो ये तीनों शीर्ष बिंदुओं में से किसी दो शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और तीसरा निकालने को कहेगा, तो भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। खाली आप सही जगह पर सही मान रखते जाइए, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। खुशी खुशी। हाँ सर।
बोलो सर जो बेटा। आप तीसरा सूत्र बताया ना उसका x का मान कैसे निकाले, थोड़ा और डाउट है, आप रिपीट एक बार कर देंगे सर? कौन सा सवाल का आप पूछ रहे हैं बच्चे? सर तीसरा सूत्र का x का मान कैसे निकाले, वो थोड़ा एक बार और बता देंगे? ओके ठीक है। देखिए बेटा, देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है बच्चों, और इसके ए शीर्ष बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है -7,6। तो -7 x1 का वैल्यू हो गया और ये y1 का वैल्यू 6 हो गया। b का निर्देशांक 2, -2 है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 2 हो गया और y2 का वैल्यू -2 हो गया। देखिए मैंने सब लिखा दिया है सामने आपके। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए c का निर्देशांक दिया है 8,5, मतलब x3 का मान 8 है और y3 की जगह पे हम 5 रखेंगे। तो देखिए आप कह रहे हैं कि x का मान कैसे आया, तो ये देखिए ध्यान से x का मान निकालना है यदि केंद्र बिंदु का सूत्र का उपयोग करते हुए, तो फार्मूला लगाना है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। तो x1 की जगह पे मैंने देखिए x1 का मान रखा -7 प्लस x2 की जगह पे x2 का वैल्यू रखा मैंने +2 और x3 की जगह पे मैंने रखा x3 का मान 8। अब मैंने क्या किया बच्चों, देखिए ये जो दोनों धनात्मक संख्या है, धन 8 और धन 2 धनात्मक संख्या है, दोनों को प्लस कर दिया, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होता है और 10 में से 7 चला गया। 7 क्यों चला गया? क्योंकि ये माइनस है, तो 10 में से 7 गया तो 3 आ गया और नीचे 3 है, ये 3 से 3 कट कर दिया तो आंसर आया 1। बोलिए, समझा आपको अभी? कोमल। समझ गए? सर पहला सवाल बता दोगे? पहला सवाल हाँ सर। मैंने जो पहला सवाल किया है बेटा, वो बोल रहे हो कि आप एक्सरसाइज का बोल रहे हो, रस संग्रह का? ये पहला सवाल आप बोल रहे हो, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला वाला। कोमल वीडियो आएगा शाम को यूट्यूब पर, देखना बेटा ये वीडियो। हाँ, यूट्यूब चैनल भेजा ना आप लोग को, शाम तक आ जाएगा, वहां देखना। शिवानी, ओके शिवानी माइक अनम्यूट करो। सर यूट्यूब पे कैसे आता है? मैं मंगा रही थी, नहीं आ रहा है। परसों तो बताया था ना लाइव करके, आज वापस बता दूंगा। चलो, हरिवंश यादव, हरिवंश। खुशी शाह, हरिवंश, क्या पूछना चाहते हो आप? आदर्श, आदर्श माइक चालू करो। सर हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे विभाजन सूत्र में m/n का मान 2/3 दिया जाता है, तो क्या अगर x का मान निकालना है तो m का मान 2 लिखेंगे? आपने क्या कहा? ये जो विभाजन सूत्र है बराबर है, m का मान 2 दिया है और n का मान 3 दिया है, ठीक है ना? तो m की जगह पे आप 2 लिखेंगे और n की जगह पे 3 लिखेंगे। क्या है आपका प्रश्न एग्जैक्टली? m हाँ। अनुपात n है, तो क्या m का मान 2 लिखेंगे और n का मान 3 लिखेंगे? बिल्कुल बेटा, इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, सवाल में सवाल ऐसा दिया, मैंने कहा ना ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, तो ये तो मैंने चित्र बना के आपको बताया है। सवाल आपके किताब में चित्र नहीं बनाते, m अनुपात n बराबर 2:3 ऐसा लिखा रहेगा, तो आप m की जगह पे आप 2 रखेंगे और n की जगह पे आप 3 रखेंगे, ठीक है बच्चे? काजल, काजल, हेलो। हाँ बोलो बेटा, पूछो। हाँ सर, वो विभाजन सूत्र एक बार फिर से समझाएंगे, कुछ समझा नहीं। और सर ठीक है, मुझे विभाजन ना सूत्र ग्रुप को में आप भी फिर से ऐड कर देखिए। लीजिए, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं हूँ। टेलीग्राम पे आ जाओ बेटा, लिंक भेजा हुआ आप है। ग्रुप में, आप सर विभाजन सूत्र का हाँ बताइए। सर ने भेजा है। और हाँ बेटा देख फिर से, हाँ ये रेखाखंड है AB, ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2। बच्चे देखो, विभाजन सूत्र मैंने क्या बताया कि कब लगता है कि जब भी किसी रेखाखंड को कोई बिंदु 2 भागों में विभाजित कर रहा हो,
तो वहां पे विभाजन का सूत्र लगेगा। जैसे ये रेखाखंड AB को बिंदु P, ओके, यम अनुपाते M, ऐसे 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, और उसका सवाल जो मैंने बनाया है 2 अनुपाते 3 में विभाजित कर रहा है। ओके, तो x1 y1 का वैल्यू दिया है, x2 y2 का वैल्यू भी दिया है, x y का मान निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक है जो, तो मैंने बताया आपको यदि x का मान निकालना है तो उसका फार्मूला लगेगा mx2 प्लस nx1 बटे n प्लस n, और उसी प्रकार ये y का यदि आपको मान निकालना है तो उसका फार्मूला लगेगा my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। ठीक है, इस सूत्र में संबंधित मानों को रखेंगे, रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसे आप लोग इसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। ओके, सेक्शन फार्मूला। हरिवंश, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो हरिवंश। सर जो विभाजन सूत्र पे रेखा खींची गई है, यहाँ पे कौन सा भी अंक ले सकते हैं क्या? मतलब अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। जो रेखा पे आपने हाँ? FY लिया है सर ने, यहाँ पे AB भी ले सकते हैं क्या? AB क्या यम अच्छा, वैसा? समझा बेटा समझा मैं आपके प्रश्न को। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया गया होगा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें जो रेखाखंड दिए हैं ये XY प्रतल में स्थित होते हैं, तो हर बिंदु के 2 निर्देशांक होंगे। तो XY, ओके, XY आपने वो ग्राफ बनाया होगा, देखिए तो वहां पे X और Y, तो पहले मान को हम लोग X से दर्शाते हैं, दूसरे मान को हम Y से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप X और Y से ही दर्शाएंगे, A और B से आप मत दर्शाइए। ठीक है, उससे आप नहीं दर्शा सकते। हाँ हो गया सर। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ ओके सर।